बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में एक फ़िक्रा बड़ा ज़ुबान ज़दे आम हुआ था मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, कि कब्र एक है और गर्दनें दो हैं। तो इसकी बैकग्राउंड आपको आज बताने की मैं कोशिश करता हूँ ज़रा इख्तिसार के साथ। कि हुआ ये कि जब जनरल ज़िया ने टेक ओवर जब किया तो उस वक़्त बज़ाहिर तो ये आपको पता, उससे पहले वो सिलसिला चला था बांग्लादेश के बनने का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। भुट्टो की जो थी एक जज्बाती एक दौर था, उसे जब वो जो उनके हैं फॉलोअर्स हैं वो उसको बड़ा सिनेरी कहते हैं, जो उसको मुखालफिन है वो पाकिस्तान का तारीख तरीन दौर उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें सबसे जो हार्मफुल आज भी जो गिनी जाती है वो नेशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ थी। एक्चुअली तो उन्होंने जो सोशलिज़म के फॉलोअप में ये किया था, लेकिन वो ये मिस कर गए कि जब ये सोशलिज़म इस तरह अप्लाई किया जाता है तो जो सरकारी मशीनरी वो जो प्राइवेट एसेट्स टेक ओवर करती है, तो वो उसके लिए पीछे बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट मशीनरी चाहिए जो उनके पास नहीं थी। एक्चुअली वो नेशनलाइजेशन नहीं थी, वो एक किस्म की लूट मार ही थी। आप ये अंदाज़ा करें, अब ये नई जनरेशन के लिए जो टीन एजर हैं आज के, उनके इल्म में इजाफे के लिए मैं ये बता रहा हूँ बात, कि नेशनलाइजेशन की एक तो ये था ना जी, बड़ी इंडस्ट्रियाँ ले ली, स्टील ले ली, ऑटोमोबाइल ले ली, जो थी शुगर ले ली, लेकिन यहाँ तक कि भी जो राइस शैलर भी जिसे ना, जो हार्डली लोगों ने बेचारों ने उस वक्त कोई 50-50 लाख रुपए के यूनिट थे, और कई लोगों ने वो रेंट पे लिए हुए थे, लीज़ पे लिए हुए थे, वहाँ उनके स्टॉक्स पड़े थे, वो तक जो था ना, वो एक्चुअली वो नेशनलाइजेशन नहीं थी, वो छीन लिए गए थे। वहाँ जो इनके पार्टी के जो वर्कर थे वो उनके ऊपर टूट पड़े थे आकर, वाकई लूट मार कर वो बाज़ार गर्म हुआ था, जो चश्मे फलक ने पाकिस्तान की सड़कों में शायद दोबारा नहीं देखा, और अल्लाह करे ना कभी देखें। तो ये तो एक था उसका तारीख पहलू जो था, भुट्टो की जो थी रिजीम थी। उसके बाद इसके ऊपर भी उनको जो था ना वो सब्र ना आया, और उसके बाद जब अगले इलेक्शन हुए 77 में जाकर, तो उसमें अब उनको जो था ना अपनी इन जो थी ना जो बुरी पॉलिसी थी, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि नेशनलाइजेशन जो है ना अभी तक पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले क्राइम्स में सबसे बड़ा क्राइम है। अभी तक पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिस्टोर हुआ ही नहीं अभी तक पाकिस्तान की स्टेट पर। पाकिस्तान की स्टेट की सॉवरन गारंटीज़ पर भी अभी तक बड़े इन्वेस्टर जाएँ, स्पेशली वो ग्रुप जिनके वो जो ग्रुप थे, जो कंपनीज थी, जो कॉर्पोरेट थे, जो नेशनलाइज उस वक्त हो गए थे। अब उनकी तीसरी जनरेशन इस वक्त बिज़नेस कर रही है। बहुत सारे अब ऑल्दो आपको हुकूमत में भी वो उनके नज़र आते हैं, बहुत बड़े बड़े 22 ख़ानदान उन दिनों में बड़े मशहूर हुए थे। अब उन 22 ख़ानदानों की अगली दूसरी तीसरी जनरेशन इस वक्त हुकूमत के ऐवानों में भी हालांकि वो बैठी हुई है, लेकिन उनके ज़हनों में, उनके ज़हनों के बैकग्राउंड में जो जुल्म, जो ज़्यादती उनके बड़ों के साथ नेशनलाइजेशन के बैनर के अंडर हुई थी, वो आज भी वो लोग नहीं भूले और भूला जा भी नहीं सकता। मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ कि ये एक हकीकत है कि नेशनलाइजेशन से पहले लाहौर में बीको इंडस्ट्री थी, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से। वो उस कंपनी को उस वक़्त पाकिस्तान में जापानी कारों की मार्केट अभी नहीं बनी थी, करोला को कोई जानता भी नहीं था। फिएट कार जो थी ना उस वक्त बड़ा उसका कमांड कर रही थी, लीड कर रही थी ऑटो इंडस्ट्री में। तो बीको की लाहौर कोट लखपत में वाक़या जो फैक्ट्री थी, उसको इटली की जो फिएट बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इटली कार के लिए क्वालिफाई कर दिया था, असेंबली के नहीं किया था। अभी आजकल जो कारें पाकिस्तान में बन रही हैं, जो भी बन रही हैं, ये 90% असेंबली हो रही है। जो कंपोजिट जो इंजन है ना, इंजन ऐसा जो ब्लॉक का ब्लॉक बाहर से आता है, बाकी उसको असेंबल करते हैं। अभी तक पाकिस्तान में वो मेटलर्जी नहीं हम डेवलप कर सके, या उसमें कोई इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के ऊपर हम पाबंद हैं, हम नहीं बना सकते। और वो बीको को फिएट कार वाले जो था ना वो क्वालिफाई कर गए थे, और बीको वाज गोइंग टू जो है ना बिल्ड दिस फैक्ट्री जिसमें उन्होंने फिएट कार बनानी थी। वो सैबोटैज हो गई, उनके मालकान जो थे वो बेचारे बददिल हो गए, बाहर ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बाहर कुछ ये थे, कुछ रजिस्ट कर गए, सस्टेन कर गए, या कुछ लोगों का कारोबार ऐसा था कि उसमें गुंजाइश थी कि एक दफ़ा ट्रैश होने के बाद दोबारा भी वो शुरू किया जा सकता था। तो वो लोग तो दोबारा फिर थोड़े कुछ अर्सा बाद, लेकिन कुछ अर्सा मतलब 15-20 साल बाद
उनके हवास बहाल हुए, वो उन्होंने साइकोलॉजिकल और जो फाइनेंशियल ट्रॉमा में से गुजरे। जब वो फिर एक वक्त के साथ साथ, वो कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, तो फिर 15-20 साल के बाद जाके वो ग्रुप थोड़े थोड़े दोबारा रीएक्टिवेट हुए। तो एक ये तो था ना नाजरीन को, जो नेशनलाइजेशन का मैंने आपको जो एक लीथल और जो किलिंग इफ़ेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी वो बताया। उसके बाद उस पर भी फिर वो इक्तफ़ा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने और भुट्टो ने। वो जब उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन आए, वो 77 में हुए थे, उसमें फिर वो जो रिकॉर्ड धांधली की गई, ओपन धांधली की गई, इतनी ज़्यादा धांधली की गई कि नेशनल असम्बली के बाद जो थे ना अगला इलेक्शन लोग सारी पार्टियों ने उसका बाइकआउट कर दिया। हत्ता कि उसके इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो था ना वो नेशन वाइड उसमें ना जो एक एजिटेशन शुरू, तहरीक शुरू हो गई। PNA के नाम से तहरीक चली उन दिनों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट अनरेस्ट पैदा हो गया, सिविल वॉर की पोजीशन बन गई। और फिर उस वक्त भुट्टो ने जो कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन फ़ौज को भी बुला लिया। लेकिन वो इतने जो थे ना वायलेंट थे, जो प्रोसेशन थे, जो जुलूस जलते थे भुट्टो के ख़िलाफ़, कि फिर वो लाठी चार्ज से कंट्रोल ही नहीं होता था। लेकिन फ़ौज ने फिर वहाँ, मैं समझता हूँ कि फिर अपनी जो थी ना हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए, जो थे ना यंगस्टर थे, जो प्रोटेस्टर थे, तलबा थे, स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के, उन्होंने फ़ौज ने उनके ऊपर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। और जब ये ज़ाहिर फ़ौज में ये डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि जो ऑफिसर ने हुक्म दे दिया उसको ओबे करना है, लेकिन फ़ौज ने कहा जी हमने अपने वहाँ पर अब गोली नहीं चलानी। जब जो थे ना लाहौर में तलबा पर जब गोली चलाने से फ़ौज ने इनकार कर दिया, तो फिर फ़ौज के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया था, उन्होंने फिर टेक ओवर करने का कर लिया, जो था फ़ैसला कर लिया। इवन देन जब टेक ओवर करने का फ़ैसला किया, इवन देन फ़ौज की जो इंटेंशन थी और जो वो बता रहे थे, बातें कर रहे थे, बयान दे रहे थे, उनका यही था कि हम जल्दी से जल्दी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं और हम कर देंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि अभी भुट्टो को हाउस अरेस्ट ही किया हुआ था, तो उनके साथ अभी फ़ौज जो थी ना वो बड़ा सॉफ्टली हैंडल कर ली थी। कोई ऐसी ना कोई ज़बरदस्ती वाली बात या कोई एग्रेशन वाली बात, वो ऐसी बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस माहौल में जो है ना वो फिर भुट्टो ने जो उस वक्त के जो लीडिंग फ़ौज के जो ऑफिसर थे उनके साथ बड़ी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। DGISA जो थे उनके साथ उन्होंने हद तक अमेज़ बातें की। उन्होंने भुट्टो ने फिर अपने उस जो था ना कंडक्ट और बिहेवियर, उससे फिर फ़ौज को इतना ऑफेंड कर दिया कि उसके बाद फिर जो अगला 9-10 साल का जो जनरल ज़िया का दौर चला, उसकी एक्चुअली बुनियाद जो थी ना वो शुरू में जो भुट्टो का इंटरेक्शन हुआ ना फ़ौज के साथ, ये उसके नतीजे में फिर जनरल ज़िया का जो दौर था ना वो फिर एक्सटेंड हो गया। सबको पता है फिर 9-10-11 साल चला था। और उस दौरान जो है ना फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट भी की गई और बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो, और स्पेशली जिनकी रसाई है हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ, उनका ये कहना है कि वो जो दौर था जनरल ज़ियाउल हक का, ये भी एक ओपन सीक्रेट है कि जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब की जो मैक्सिमम जो थी ना उसके जो प्रोसेस का जो परसेंटेज थी, वो उन 10 सालों में जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन हमारे जो थे ना उस कंप्लीशन के करीब पहुंच गए थे। हालांकि वो इसके ऊपर बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें आती रहती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अथेंटिक सोर्स जो है ना उनकी इन्फॉर्मेशन है कि जनरल ज़िया के दौर में जो न्यूक्लियर जो वेपन था, हमारा जो एटम बम था, इसकी तैयारी के जो जितने भी जैसे ना अहम मराहल वो इसके दौरान जो था ना मुकम्मल हुए थे। इसमें अब आप क्रेडिट जनरल ज़िया को भी दे सकते हैं, पाक फ़ौज को भी दे सकते हैं और उस 10 साला दौर को भी दे सकते हैं। नाज़रीन, ये तल्ख़ तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ये जो मैंने आपको वाक़यात बयान किए हैं, ये बहुत सारी मुस्तनद जो किताबों में भी दर्ज हैं, वहाँ से भी हवाले हमने लिए हैं और मौजूद हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। मकसद ये किसी की ज़ाती अनाद या किरदार कुछ नहीं है, ये वो वाक़यात हैं जो रिसेंटली हुए हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको आपके जो है ना इल्म के लिए ये भी बता दूँ कि एक्चुअली जो था ना वो दौर इतना ज़्यादा सियासी खलफशार का था कि अदम बर्दाश्त इंतहा पे पहुँचा हुआ था। और वो जो भुट्टो थे वो किसी को जो है ना ख़ातर में लाते नहीं थे। ANP के साथ उनका जो झगड़ा था वो भी ऐसे ही था कि जैसे ये तो मुल्क दुश्मन जमात है, ये अलहदगी पसंद जमात है, ये इंडिया की एजेंट है। आप देखें वही NP
आज कितने साल हो गए हैं, मतलब कितनी दहाइयाँ हो गई हैं, वो एनपी आज भी मौजूद है। आज भी उस एनपी के ऊपर अभी तक कोई प्रैक्टिकली जो सेपरेटिज़म का कोई चीज़ देखने में नहीं आई। लेकिन भुट्टो दौर में ऐसे होता है कि जैसे अगर जो वली खां को ना पकड़ा तो ये तो जैसे ना केपी के अलग हो जाएगा, ये आम तासुर उसको दिया। तो वो फिर वो इतने ऑफेंडेड थे कि वली खान के बारे में ये रवायत मशहूर है कि उसने फिर जनरल ज़िया को एक टाइम पे, जनरल ज़िया एट वन टाइम वाज डबल माइंडेड कि इनको हम पनिश करें कि ना करें, हैंग करें कि ना करें। तो फिर वली खां का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, काफ़ी जगह पे वो दर्ज है, काफ़ी किताबों में दर्ज है कि उन्होंने ये कहा था कि जब मस्जिद जब साफ नमाज़ें जब शुरू करनी होती है ना तो उसको गुंबद भी साफ़ किए जाते हैं। कि यानी ये उन्होंने भी हिंट कर दिया था कि ये जो है ना बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं है भुट्टो हमारी कौमी धारे में। तो वो भी हर सूरत पे इनसे ना वो छुटकारा हासिल करना चाहते थे। और बाकी जो बात है ना, अगर सारे हालात का अगर हम गौर करें ना तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो है ना वो मार्शल लॉ बाहर की जो उनको फोर्सेस थी उनके कहने पे लगाया गया और जनरल ज़िया किसी बाहर की पावर क़ुव्वत के कहने के ऊपर उन्होंने टेक ओवर किया था। ऐसी बात नहीं है। वहाँ के अगर सारे हालात जो है ना वो गौर से अगर आप मुताला करें तो हालात इतने ख़राब हो चुके हुए थे कि देखें ये हालत हो गई हुई थी कि इतने पुरतशद्दद मुजाहरे होते थे कि पुलिस फेल हो गई थी उस ज़माने में, और ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सारे फेल हो गए थे। फ़ौज को जब लाया था, फ़ौज के भी नॉर्मली क्या होता है कि फ़ौज की प्रेजेंस ही सड़कों पे आ जाए ना तो हमारे लोग फ़ौज की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाते हैं। फ़ौज अगर कह दे ना, माइक पे कह दे, उनके मेगाफोन पे कह दें कि आप चले जाए, लोग चले जाते हैं। लेकिन लोग, आवाम उस वक्त इतनी तंग थी, इतनी अग्रेसिवली अगेंस्ट ही ऑफ दैट रिजीम, तो लोग नहीं हटे। फिर उन्होंने फ़ौज ने लेकिन गोली फ़ौज में चलाने से इनकार किया, हमने अपने अवाम पे गोली नहीं चलानी। और लेकिन हालत ये थी कि बगैर गोली के बगैर या वो रिजीम टोपल किए बगैर अवाम जो थी ना वो किसी भी सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये बहुत उस वक्त अगर हालात, ये को बहुत पुरानी बातें नहीं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, एवरीबॉडी कैन चेक इट। अब किताबें लिखी गई हैं, पेपर मौजूद हैं, इंटरनेशनल जो डिबेट्स हैं, जो उनके जो उसके ऊपर जो तबसरे हैं वो मौजूद हैं, आप नेट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। वो जिन हालात से उस वक्त जो है ना वो फ़ौज ने मुल्क को निकाला, वो भी अपनी मिसाल एक आप है। अलबत्ता बाकी जनरल ज़िया हैं वो भी इंसान हैं, मतलब वो फरिश्ते नहीं हैं, उनमें भी गलतियाँ हुई होंगी, की होंगी। लेकिन देखना ये होता है कि वो किन हालात में आए। अगर वो टेक ओवर ना करते तो क्या होता, सीधी सीधी ब्लड शेड था, ब्लड शेड इन स्ट्रीट था, सिविल वॉर थी। थैंक यू।